और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक होगी। और इससे पहले खबर आपको बता दें, आतंकी टुंडा पर आज बड़ा फैसला होगा। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बताते चले। सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। कुख्यात आरोपी करीम टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से ही विचाराधीन है। इस मामले में अंसारी सहित तकरीबन 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल करीम टुंडा सहित 3 के खिलाफ अजमेर की टाडा कोर्ट में केस फैसले के करीब है। इस मामले में आरोपी हमीद उर्फ हमीमुद्दीन 10 जनवरी 2010 को गिरफ्तार हुआ था। जांच एजेंसी सीबीआई ने उस समय चार्जशीट पेश कर दी थी। तो एक लंबा इंतजार, तकरीबन 30 साल बाद टुंडा पर आज फैसला आने वाला है और सबकी निगाहें फैसले पर टिकी हुई हैं। सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाला आरोपी आतंकी, जिसे लेकर 30 साल बाद आज फैसला सामने आने वाला है। सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, 30 साल का लंबा इंतजार, आज वो दिन, फैसले की घड़ी। जी बिल्कुल, 30 साल बाद जो है इस मामले में आज फैसला सुनाया जाना है। और इसे लेकर जो सीबीआई के वकील हैं भवानी सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से यह प्रकरण सामने आया था और अब इस प्रकरण में किस तरह की कार्रवाई बाकी है। सर, एक बड़ा फैसला है, देश भर की नजरें हैं इस फैसले पर। क्या इस फैसले में रहने वाला था, अब तक क्या हुआ और आज क्या होने वाला? इस प्रकरण में 3 अभियुक्त अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, इरफान अहमद और हमीदुद्दीन फरार थे। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और उनकी ट्रायल चली है। सीबीआई की ओर से सभी अभियुक्तों को पेश किया गया, चार्जशीट पेश की गई, एविडेंस पेश की गई। आज निर्णय है, अदालत के समय जो भी निर्णय होगा वो सीबीआई के फेवर में होगा और इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के आदेश की निवेदन करेंगे हम। तो किस तरह के मामले जो इस पर थे और 3 जो अभियुक्त हैं, उससे पहले भी जो है इस मामले में कई लोग थे, उनका क्या रहा? पूर्व में अभियुक्तों के खिलाफ 2004 में सजा हुई है। ये 3 अभियुक्त थे जो 5-6 दिसंबर 93 को बाबरी मस्जिद की प्रथम वर्षगांठ पर इन्होंने पूरे भारत में एक्सप्रेस गाड़ियों में विस्फोट किए थे और इन पर टाडा एक्ट, आयुध अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम, आईपीसी की धाराएं और रेलवे एक्ट की धाराएं हैं और 302, 307, 326, 324, 334 और 36 के तहत अपराध बनते हैं। इतना लंबे समय लगने का कोई मुख्य कारण रहा? इसका कारण कि एक तो फरार थे, बाद में पेश किया गया। और इसमें क्या, क्योंकि जो भी अधिकारी गवाह थे 30 साल पुराना था, तो हमें सीबीआई की ओर से गवाहों को ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और उनको लेके आए। इस वजह से थोड़ा सा समय लगा। अब जो है फैसला, क्योंकि बहस पूरी हो गई है, आज क्या लगता है इस मामले में पूरा बहस पूरी हो गई तो फैसला आना है, या अभी भी ऐसी उम्मीद है कि इस मामले में आगे सुनवाई हो सकती है या तारीख दे? अभी आज फैसले के लिए दिए तय, कोर्ट के पास आज फैसले के लिए तारीख दी। किसी कारणवश आज फैसले का दिन है। इंतजार थोड़ा लंबा जरूर रहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और निश्चित तौर पर जब फैसला आएगा तो सभी को उससे संतुष्टि भी मिलेगी, जब आरोपियों को सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में आज होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से लेकर तकरीबन 120 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की भी संभावना है। यानी उन सीटों पर भी जोर रहने वाला है जिसे पिछली बार बीजेपी हार गई थी। क्यों हारी थी, क्या वजह रही इसके पीछे, इन कारणों को भी तलाशा जाएगा और जो समस्याएं थी उनको खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये बैठक, बड़ी
महत्वपूर्ण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद 100 से लेकर 120 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है बीजेपी की ओर से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक लगातार जारी है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इसमें बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहने वाले हैं। आज की ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर 100 से 120 प्रत्याशियों का इस बैठक के बाद ऐलान कभी भी हो सकता है। और दिल्ली से सहयोगी विनीत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, महत्वपूर्ण बैठक, 100 से 120 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। जी प्रियंका, निश्चित तौर पर मैं आप बताना चाहूंगा कि आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है यह माना जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसा कि हमने देखा राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव हुआ था या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, वहां पर भी चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। और इसके साथ ही साथ बीजेपी इस बार भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार भी चुनाव की घोषणा के पहले ही जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान को लेकर के इस बार 25 की 25 सीट जो है उस पर बीजेपी जीतने की स्ट्रैटेजी जो है वो बना रही है, क्योंकि 2014 और 2019 के परफॉर्मेंस को बीजेपी को बरकरार रखना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नए चेहरे भी जो है वो आ सकते हैं। 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ था, 6 सांसदों का टिकट जो है वो काटा गया था, जबकि इस बार 6 सांसद जो है उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और इसके साथ ही साथ जो नागौर की सीट थी वहां पर गठबंधन को दिया गया था। इस बार जो हम मान के चल सकते हैं कि कई जो सीट हैं उस पर नए चेहरे आएंगे, क्योंकि अलवर से अगर हम बात करें वहां पर बालकनाथ जो है वो विधायक बन गए हैं। इसके साथ ही साथ दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, राजवर्धन राठौर जो है वो मंत्री बन गए हैं। तो इनके नाम पर जो है नए चेहरे आएंगे। माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र यादव जो है उन्हें इस बार विधानसभा का माफ कीजिए उसे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है, उन्हें इस बार अलवर या अलवर से भी चुनाव लड़वा सकती है, या फिर एक और जगह जो है महेंद्रगढ़, वहां से पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। तो बड़ी बात यहां पर होगी कि अब देखना यह होगा कि आखिरकार पार्टी जो है वो किन के नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन एक बड़ी सूचना मैं यह भी देना चाहूंगा कि जो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आज का जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद जब नामों की घोषणा होगी, पहला नाम जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नामों की जब घोषणा करेगी तो अब हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें पहला नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है जब नामों का ऐलान होगा। आप कह रहे हैं कि नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेलेगी, क्या इसमें युवा को शामिल किया जाएगा, महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का भी खूब दावा करती है बीजेपी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण में का बीजेपी दावा करती है, और इसके साथ ही साथ बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां बताई थी, जिसे महिलाओं को भी एक महत्वपूर्ण जाति बताई थी। तो निश्चित तौर पर जब इस बार टिकट की घोषणा होगी तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखें 2024 में बीजेपी चाहेगी कि 2014 और 2019 के प्रदर्शन को दोहराया जाए। तो बीजेपी चाहेगी कि 25 पे 25 सीट जो है वो जीते, और इसमें इस बात को ध्यान भी रखा जाएगा कि आखिरकार जो जिताऊ उम्मीदवार हैं जिनकी विनेबिलिटी बहुत ज्यादा है उन्हें टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं की बात करें तो उसमें महिला सेंट्रिक रही है, तो और कई महिलाओं का समर्थन भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहता है। लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे में तैयारियां भी बहुत ज्यादा जरूरी है और लगातार बैठकें करके तैयारियां बीजेपी की ओर से की भी जा रही है। आप भी नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बड़ी बैठक होने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 से 120 नामों का ऐलान हो सकता है। क्या लग रहा है, कौन कौन से नाम चर्चाओं में? जी बिल्कुल, राजस्थान से भी कम 10 सीटों पर आज बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है।
माना ये जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं, जो ए कैटेगरी की सीटें हैं, वहां पर बीजेपी पहले लिस्ट में नाम जारी कर सकती है। उसमें जयपुर की सीट है, जयपुर ग्रामीण की सीट है, कोटा है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू और टोंक सवाई माधोपुर है, 12 झालावाड़ है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि उसे कोई चुनौती नहीं है और मार्जिन भी पिछली 2 बार के चुनाव में पार्टी का बहुत बड़ा अंतर रहा है। हाँ। तो कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाई थी दोनों बार के मुकाबले में, तो इस बार भी बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। तो जो सीटें बीजेपी आसानी से जीतती हुई दिख रही है, उन सीटों पर वो पहले उम्मीदवार उतारेगी। कुछ जो बड़े नेता हैं उनकी सीटें चेंज करने की भी अटकलें चल रही हैं, कुछ नेताओं को इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो टिकट भी कट रही हैं कई नेताओं की। और माना यह जा रहा है कि 13 से 14 टिकट पार्टी काट भी सकती है, इस बार नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। जो बड़े तजुर्बे वाले नेता हैं जिनको विधानसभा में मौका नहीं मिला था, उनको लोकसभा के चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ऐसे में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी, उनको जयपुर सीट से लड़ाने की चर्चा है। संगठन में पदाधिकारी हैं श्रवण सिंह बगड़ी, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा अजमेर से सतीश पुनिया का नाम भी है, राजेंद्र राठौड़ का नाम राजसमंद से भी चल रहा है। तो बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। टोंक सवाई माधोपुर से पहले एक कैटेगरी पर फोकस है, पहले कैंडिडेट्स जो दिग्गज हैं उन्हें मैदान में उतारा जाएगा और उसके बाद चर्चा विमर्श करके उन सीटों पर कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा जिसे लेकर ज्यादा मंथन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और विधानसभा स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। देवनानी ने कहा कि यूसीसी की आवश्यकता वर्तमान समय में सामयिक है। अल्पसंख्यकों के कई देश हैं, उन देशों में आज इस तरह के नियम हैं। अगर भारत में इस तरह के नियम लागू होते हैं तो ये आमजन, समाज और राष्ट्र हित में भी होगा। देवनानी ने कहा सारे नागरिकों पर समान नियम हो। सुनिए। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया। वास्तव में यूसीसी को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, क्यों कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं, उन देशों में भी आज इस तरह के नियम हैं। तो भारत में नियम लागू यदि होते हैं तो मुझे लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पे समान नियम हो। सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड को कुछ पढ़ पाया, काफ़ी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।